ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। न्याय संबंधों मित्रता और दया से परे होता है, इसलिए उसे अंधा कहा जाता है। ये जोसेफ एडिसन ने ये बात कही है। मध्य वर्ग के हाथों में तरक्की की डोर। ये आप देखिए, जयंती लाल भंडारी लिख रहे हैं ये आर्टिकल। भारत इस समय दुनिया की नई खपत राजधानी बनने की डगर पर बढ़ रहा है। हाल ही में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म एंजल वन और आइकॉनिक एसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्दी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दुनिया की नई खपत राजधानी बन जाएगा। जिस तरह प्रति व्यक्ति आय में मजबूत वृद्धि के दौर में अमेरिका में उपभोग खर्च में 10 गुना की वृद्धि हुई है, उसी तरह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ भारत में भी उपभोग खर्च में ऐसी ही बढ़ोतरी का परिदृश्य बन रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की कुल आबादी से अधिक भारत की नई पीढ़ी की संख्या है और हम देखिए जनसंख्या में दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं, तो एक बड़ा बाजार भी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के देशों की कंपनियों की निगाहें हमारे ऊपर है, भारत के ऊपर है। ऐसे में यहाँ आगामी 10 वर्षों में 2035 तक खर्च किए जाने वाला हर दूसरा रुपया इसी पीढ़ी की जेब से आएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे तेजी से बढ़ती उपभोक्ता आधार की वजह से भारत में खपत आगामी दशक में बढ़कर दुगनी हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगले 25 साल में पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक बचत होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 1996-97 से 2022-23 के बीच भारत की कुल बचत 12 लाख करोड़ डॉलर थी, जो 2027 तक यह करीब 10 गुना बढ़कर 103 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। आकलन है कि दुनिया की कुल खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक बढ़कर 16% पहुंच सकती है। यह वर्ष 2023 में 9% थी। इसी तरह मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक 17% हिस्सेदारी के साथ उत्तरी अमेरिका ही भारत से आगे होगा। और इस तरह की रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया करिएगा अगर इस तरह के टॉपिक पर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। तो यह बात महत्वपूर्ण है कि एक और जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत सहित दुनिया में विभिन्न देशों को शुल्क चक्रव्यूह टैरिफ में लेते जा रहे हैं, वहीं वैश्विक मंदी की आशंका है, तब मध्य वर्ग की बदौलत बढ़ती मजबूत घरेलू मांग भारत के लिए नई आर्थिक शक्ति बन गई है। हाल ही में प्रकाशित मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत घरेलू खपत की ताकत पर 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 तक 4.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। और इसके साथ ही भारत 2026 तक अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2028 तक 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचकर जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा भारत। एजेंसी फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है और इसके मुताबिक हालांकि अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीति एक बड़ा जोखिम है, लेकिन भारत इससे काफी हद तक अप्रभावित रहेगा और इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बाहरी मांग पर कम निर्भरता और पर्याप्त आत्मनिर्भरता के कारण अर्थव्यवस्था इसके व्यापक असर से बची रहेगी। फिच ने इसके पहले भारत की संप्रभु रेटिंग के परिदृश्य को स्थिर बताते हुए कहा कि देश का विकास मजबूत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मजबूत दिख रहा है। और फिच ने कहा कि भारत की रेटिंग अन्य देशों की तुलना में मजबूत विकास, बाहरी वित्तीय लचीलापन दर्शा रही है। इससे अर्थव्यवस्था को पिछले वर्ष के बड़े बाहरी झटकों से पार पाने में मदद मिली है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी 6.5% रहेगी। साथ ही अगले कुछ वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ी हुई है। क्या बढ़ती हुई है? और आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था बन रही है। निस्संदेह देश की उपभोक्ता बाजार को मध्य वर्ग नई आर्थिक ताकत दे रहा है। और हाल ही में प्रकाशित दस्तावेज द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंडिया के मुताबिक भारत के मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़कर 2021 में लगभग 43 करोड़ हो गई है। 2047 तक यह संख्या बढ़कर 102 करोड़ होने का अनुमान है। इस वर्ग को 5 लाख से 30 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। निश्चित रूप से भारत के मध्य वर्ग की मुट्ठियों में बढ़ती क्रय शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की बहुआयामी उपभोक्ता और बाजार में नई रणनीति के साथ दस्तक दे रही हैं। वैश्विक खुदरा सेवाओं से जुड़ी
कंपनियां भारत में तेजी से पैर पसार रही हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत के आर्थिक विकास का इंजन बने मध्य वर्ग के कारण दुनिया में पिछले 10 वर्षों में खपत बढ़ने की दर सबसे अधिक भारत में रही है। पिछले एक दशक में सरकार की रणनीतियों और प्रोत्साहनों से मध्य वर्ग में ने उल्लेखनीय दिशा तय की है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर निकलकर तेजी से बढ़ते नव मध्य वर्ग में शामिल हो गए हैं। यह परिवर्तन सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक विकास को भी दर्शाता है। आय में बढ़ोतरी के साथ ही आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2013-14 में 4 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 में 9 करोड़ से अधिक हो गई है। और इन सबके साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 की बजट करदाताओं, निवेशकों तथा मध्य वर्ग की खरीदी क्षमता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। और इस वर्ग पर कर का बोझ कम करने से खपत बढ़ेगी और इससे जीएसटी संग्रह बढ़ेगा, कर योग्य आय वालों का आधार बढ़ेगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह भारतीय द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं, मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भी भारतीय मध्य वर्ग को बड़ा फायदा होगा। कई पहलों से मध्य वर्ग मजबूत हुआ है और इससे भारत की आर्थिकी मजबूत बन रही है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए इसके समक्ष निर्मित कई चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बढ़ता मध्य वर्ग वित्तीय कमजोरी का भी सामना कर रहा है। समाज के कई अन्य वर्गों की तुलना में अधिक कमाने के बावजूद कई लोगों को जीवन की उच्च लागत और उच्च गतिशीलता के मद्देनजर अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से से आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का तक उपयुक्त पहुंच दूर बनी हुई है। उम्मीद है कि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब तक देश में मध्य वर्ग के लोगों की संख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। और इस वर्ग की क्रय शक्ति के कारण भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई पर होगा। ऐसे में देश और दुनिया के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि मध्य वर्ग ने भारत को 2047 में विकसित देश बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। आपकी राय भैया मायने रखती है, क्योंकि प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे। नाजुक मन की उलझने तो जीवन का प्रथम सोपान बचपन, स्नेह, प्यार और ममता नटखटपन में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। घर परिवार में बच्चों की आमद, किलकारी और शरारतें घर के बड़ों को आह्लादित और आनंदित करती है। उनके साथ बिताए हुए पलों की एल्बम को जब भी खोला जाए, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उमंग से तन मन भर उठता है। मगर जैसे ही बच्चे किशोरावस्था की दहलीज पर कदम बढ़ाता है, माता पिता के अरमान मचलने लगते हैं। भविष्य को लेकर तरह तरह की रंगीन ख्वाब उनकी पलकों पर तैरने लगते हैं और बहुत से अभिभावकों को चिंता जताने लगती है। ऐसे में बच्चे को जानने समझने की कोशिश कोई नहीं करता। उसे कहा जाता है कि तुम चुप रहो, हमने जमाना देखा है, हम दुश्मन नहीं है, माँ बाप हैं तुम्हारे। यही बातें अक्सर हम किशोरियों को सुनने को मिलते रहते हैं। मैंने एक बात आप लोगों से कही ना, आज के समय में आप देखिए, माँ बाप से भी कहता हूं कि समझाने की वजह उन्हें सामने वाले को समझने की कोशिश करिए, समझ रहे, उसके बाद आप समझाइए। किशोरावस्था में अपने आप में उम्र का सबसे कठिन मोड़ कहा जाता है। मनोविज्ञानी इसको आंधी तूफान का काल भी कहते हैं। टीन एजर्स के नाम से मशहूर बच्चे कब, कहां और क्या कर बैठे किसी को पता नहीं होता है। शरीर में होने वाले बदलाव, भावनाओं का सैलाब और परिवार की आकांक्षाओं का दबाव इन किशोरों को मायूसी के दलदल में धकेल देता है और वे खुलकर अपने विचार नहीं रख पाते हैं। कभी अभिभावक कहते हैं, कभी अभी तक बच्चे बने हुए हो, और अगले पल बोलते हैं कि कम बोला करो, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान देना ठीक नहीं है। और अब इस स्थिति में बेचारे किशोर जाए तो कहाँ जाए, और बच्चा वह रहा नहीं, बड़ा अभी हुआ नहीं, उसकी समझ में ना ही आता कि घर के लोग उसे समझते क्या है। बच्चे के 9वीं कक्षा में पहुंचते ही माता पिता को उसके भविष्य का भय सताने लगता है, जबकि हमें 13-14 वर्ष के बच्चे के चतुर्दिक विकास के बारे में सोचना चाहिए। उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रचनात्मक संवेदनात्मक उन्नति की चिंता करनी चाहिए। सबसे अधिक बच्चे के संपर्कों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमारा बच्चा अंतर्मुखी तो नहीं, वह संकोची, डरपोक और जिद्दी या फिर गुस्सैल तो नहीं है, और उसके चिड़चिड़ेपन पर भी नजर रखने की जरूरत होती है। वह झूठ, फरेब, लालच का शिकार तो नहीं हो रहा है। आजकल हवाबाजी करने वाले किशोर भी बहुतायत में मिल जाएंगे, और इन सभी संवेदनात्मक विषयों पर काम करने की जरूरत होती है। माता पिता को अपने बढ़ते किशोर के नजरिए को जानना समझना बहुत जरूरी है, और उसकी संगत शोहरत का भी पता होना चाहिए। और यहाँ यह भी ध्यान देना
होगा होगा कि आप देखेंगे कि हमारे घर का माहौल कैसा है। पति पत्नी में आए दिन कोई लड़ाई झगड़ा तगड़ा तो नहीं होता है। और आप देखते हैं कि खुशनुमा माहौल और माता पिता का सहयोग बच्चों को हमेशा चाहिए। खेलकूद इस उम्र में बहुत जरूरी है। शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है, समायोजन की समझ का विकास होता है। मगर अभिभावक बच्चों को स्कूल और कोचिंग के मकड़ जाल में फंसाकर उसे एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते से बहुत दूर ले जाते हैं। दरअसल हम एक कमाऊ कमाऊ इंसान की परिकल्पना पर काम कर रहे हैं, मानवीय सरोकार से बहुत दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आगे चलकर ये ऊंची तनख्वाह वाले कुछ युवक कई बार परिवार समाज की उपेक्षा करते नजर आते हैं। माँ को हवाई अड्डे पर अकेली छोड़कर विदेश के लिए उड़ जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि माँ बाप का ख्याल भूल जाते हैं रखना। एक किशोर किशोरी हर पल अपने जीवन के सपनों को बुनते हैं और उनके सपने विविध रंगी बहुआयामी होते हैं। माता पिता अक्सर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आमतौर पर मध्य वर्ग के माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा पाठ्यक्रमों के पीछे लगाकर अपने कर्तव्य की तीसरी मान बैठते हैं। बच्चों को दिल्ली, कोटा, लखनऊ या अन्य शहरों में भेजकर उनके अरमानों का गला घोंट रहे हैं। कितने किशोर पंखे पर लटक जाते हैं। उनके कौशल और आप देखिए हुनर बुनने के दौर में रट्टू तोते बना दिए जाते हैं। बहुत से लोग इसे भावनात्मक अत्याचार भी कहते हैं। उन बच्चों से उनके मन की बात जरूर पूछनी चाहिए। हर हाल में कामयाबी के डंडे को एक ओर रखकर ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम ऐसी सफलता का क्या अचार डालेंगे। और आजकल आप देखिए कि मैं कह रहा हूं कि बच्चे तय नहीं कर रहे हैं कि उन्हें बनना क्या है, माँ बाप तय कर रहे हैं, समाज तय कर रहा है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। उसमें बच्चे की दिलचस्पी ही नहीं है, फिर भी उसमें डाल दे रहे हैं। किशोरावस्था की उलझनों को समझना इतना भी आसान नहीं होता है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे की प्रतिभा और अभिरुचि को ठीक से पहचान कर उसे आगे बढ़ाना चाहिए और इस बारे में काउंसलर की मदद ली जा सकती है। आज के दौर में भविष्य के अवसरों के कितने विकल्प खोले गए हैं। बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कितनी रुचि ले रहा है और किन विषयों में उसकी प्रस्तुति कैसी है और चाहता क्या है, इन सबको मिलाकर उसकी दिलचस्पी के विषय में पढ़ाई का फैसला होना चाहिए। अगर वह अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए तो अन्य विकल्पों पर विचार करना आवश्यक है। आजकल नवाचार का जमाना आ गया है, फिर क्यों बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ाया जाए। दिखावे की चकाचौंध से प्रभावित होने के बजाय हमें अपने बच्चों के भीतर सद्गुण का विकास करने पर जोर देना चाहिए। उन्हें छल, फरेब, कपट और कदाचार से बचाकर चलना चाहिए। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को यह कहा जा सकता है कि विद्वान बनो, गुणवान बनो, निजी घर की पहचान बनो, मन चाहो चाहिए सब खुशियां पाओ, एक सच्चा इंसान बनो। बताइए आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, बताया करिएगा अपने बारे में सभी लोग। आप देखते हैं कि ध्वंस का धरातल, ये अपराध पर नकेल कसने के लिए कथित अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की परिपाटी सी चल पड़ी। यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, अब इसे कई राज्य सरकारों ने अपना लिया है। कहीं भी दो समुदाय के बीच कोई फसाद होता है, कोई बड़ी वारदात होती है तो प्रशासन कुछ लोगों को चिन्हित कर उनके घर गिरा डालता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो आप देखिए बुलडोजर बाबा के नाम से आप लोग जानने लगे। यह लखनऊ इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और जब यह सिलसिला अतार्किक मनमाने ढंग से तेजी पकड़ने लगा तो इस पर रोक लगाने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाने लगे। इस पर करीब 5 महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश जारी करते हुए दुकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी के आरोपी या दोषी ठहरा दिए जाने से उसका मकान ढहा देने का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रशासन को उचित कारण बताना होगा कि कोई भी मकान गिराना क्यों जरूरी है। इसके लिए दूसरे पक्ष की दलीलें भी सुनी जानी चाहिए और उसे अपने जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मगर इसके बावजूद मकान, दुकान आदि ढहाने का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में ही ऐसी ही मनमानी करते हुए कुछ मकान ढहा दिए गए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 4 वर्ष पहले प्रयागराज में तोड़े गए
मकानों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और अदालत ने कहा कि इस मामले से उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कुछ लोगों के मकान इस शक के आधार पर तोड़ डाले कि वे एक कुख्यात अपराधी की जमीन पर बने थे। उन मकानों में रहने वालों को एक दिन पहले नोटिस थमाया गया, अगले दिन मकान तोड़ दिए गए। अदालत ने सवाल किया कि आखिर इस देश में लोगों को आश्रय का अधिकार है या नहीं है। जब भी इस तरह मकान, दुकान आदि गिराने के मामले सामने आते हैं तो सरकारों की दलील होती है कि वे अवैध रूप से बनाए गए थे, मगर यह समझ से परे है कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर तभी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों की निगाह क्यों जाती है जब कोई आपराधिक घटना घट जाती है। इसके पहले ऐसी जगहों की निशानदेही क्यों नहीं हो पाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध पर नकेल कसना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मगर इसके लिए तय प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपराध करने वाले का अपराध तब तक सिद्ध नहीं माना जा सकता है जब तक कि अदालत ऐसा फैसला ना सुना दे। कोई भी सरकार खुद किसी को अपराधी सिद्ध करके उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़ा सकती है। इस मकान में उसके परिजन भी रहते हैं जो निर्दोष होते हैं। अगर किसी का आप कि अपराध की सजा दूसरे लोगों को बेघर करके क्यों दी जानी चाहिए। अवैध रूप से या कब्जा करके बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने के भी नियम कायदे हैं, इसलिए इस तरह की मनमानी कार्रवाइयों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और अमानवीय करार दिया। विचित्र है कि जिन मामलों को सरकार को अपने विवेक से लोगों के मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए सुलझाना चाहिए, उनमें वे खुद कटघरे में खड़ी हो रही हैं। एक और बात है, हमारे देश में आप देखते हैं कि खूब राजनीति भी होती है ना इस तरह के मुद्दों पर, समझ रहे। ये वन का दोहन, विकास की कीमत जल, जंगल, जमीन को चुकानी पड़ रही है। औद्योगिकरण और शहरीकरण का प्रतिकूल असर जंगलों पर पड़ा है। नदियों का हाल देख लीजिए, हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर लगे वृक्षों की कटाई हो जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कभी सख्त कार्रवाई नहीं होती है। उत्तराखंड में तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक के जंगल अतिक्रमण की जद में है। वन क्षेत्र में अतिक्रमण को कुछ राज्यों में कड़ा विरोध होता है, बावजूद इसके अगर देश भर के जंगलों में चुपचाप अतिक्रमण होता चला गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिर्फ जंगलों के ठेकेदार और खनन माफिया दोषी नहीं है, बड़े बड़े उद्योगों को भी खुली छूट मिली है और वे प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए वन क्षेत्रों पर कब्जा करते चले गए। कहीं कहीं जंगलों को काट कर सड़कें बनाई गई। यही वजह है कि राज्यों की ओर से पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सौंपे गए आंकड़े डराते हैं। इनके मुताबिक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है, और जबकि अभी 10 राज्यों ने अपने यहाँ हुए अतिक्रमण की जानकारी नहीं दी है। सवाल यह है कि अगर दिल्ली, गोवा और सिक्किम के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक देश की वन भूमि पर कब्जा हो गया तो इसे रोका क्यों नहीं जा सका। कोयला और खनिजों के खनन के लिए जंगलों की पर्याप्त कटाई होती रही है, वहीं कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए वन क्षेत्रों में अतिक्रमण कोई छिपी बात नहीं है। वनों के दोहन और उनमें औद्योगिक गतिविधियां इसलिए तेजी से बढ़ी हैं कि पर्यावरण मंजूरी से संबंधित कानूनों को बहुत कमजोर बना दिया गया। अब इसे गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे न केवल वन्य जीवन संकट में है बल्कि इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ने लगा है। वन संबंधी कानून होने के बावजूद अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अतिक्रमण हुआ है तो इस पर सोचने का ही नहीं, कदम उठाने का समय है। समय रहते कार्रवाई हो तो वन भूमि को बचाया जा सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्राकृतिक संपदा बचा पाए तो यह बड़ी बात होगी और बड़ी हमारे लिए उपलब्धि भी होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखते हैं कि कई चुनौतियां हैं क्रिस्टी कोवेंटी के सामने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना ये, तो ये जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में भी सुना होगा, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। वो सुने क्या नहीं? ये जरूर याद रखिए करिए। एक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होती है और इसकी आप देखिए हेडक्वार्टर कुवैत सिटी, कुवैत में देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, भी याद रखा करिएगा। एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि जिम्बाब्वे की 41 साल की क्रिस्टी दुनिया के सबसे बड़े खेल संगठन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बन गई हैं।
कोवेंट्री को 20 मार्च को 144वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी सभा में पहले चक्र में जीत हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। दावेदारों में भी एकमात्र महिला उम्मीदवार थी। उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को बड़े अंतर से पछाड़ते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कोवेंट्री 131 साल के इतिहास में संगठन में इस पद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी होने के साथ आईओसी की 10वीं अध्यक्ष और इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे युवा अध्यक्ष है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, पूछ लेगा। और महिलाओं की उपलब्धियों में कुछ लिख रहे हैं तो ये बता सकते हैं, इनका नाम बता सकते हैं। वे 24 जून 2025 को 12 वर्षों से यह जिम्मेदार संभाल रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक की जगह पद संभालेंगे। ओलंपिक इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद कोवेंट्री बहुत खुश हैं। यह इसलिए भी लाजमी है क्योंकि वे एक खिलाड़ी भी रही है। उनका भी हर खिलाड़ी की तरह यह सपना था कि वे ओलंपिक में भाग लेकर अपने देश के लिए पदक जीते। उन्होंने पदक जीतकर अपना सपना भी पूरा कर लिया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ में पदक जीतने के बाद ओलंपिक आयोजन संस्थान की प्रमुख भी बन जाएंगी। यह भी क्या कोई आम खिलाड़ी सोचता भी नहीं होगा। और इस पद को उनका बतौर पहली महिला प्राप्त करना दुनिया की हर महिला के लिए प्रेरणा का काम करेगा। उन्होंने इस उपलब्धि को अपने शब्दों में बयां करते हुए कहा कि मेरे लिए खुशी का एक असाधारण क्षण है। जब मैंने 9 साल की बच्ची के तौर पर खेलों में प्रवेश किया तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन इस पद पर बैठकर दुनिया के सबसे बड़े खेल आंदोलन में अपना योगदान दूंगी। निश्चित रूप से कोवेंट्री का इस पद पर आना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में महिला शक्ति का है। वे पहली महिला अध्यक्ष बनकर अगली पीढ़ी की युवा महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगी। अगर जीवन में आप ईमानदारी और निष्ठा से कड़ी मेहनत करते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रह सकता है। कोवेंट्री खुद एक बेहतरीन एथलीट, अपने देश जिम्बाब्वे की खेल मंत्री का पद भी संभाल चुकी हैं। उन्होंने अपने देश के लिए ओलंपिक में 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। एथेंस ओलंपिक 2004 और उन्होंने 3 पदक जीते थे, जिनमें 200 मीटर बैक स्टॉक में स्वर्ण पदक भी शामिल था। ऐसे में बतौर खिलाड़ी और प्रशासक दोनों का जो अनुभव उनके पास है वह उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और जिम्बाब्वे की नहीं, पूरे अफ्रीका से दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनने के बाद उनके लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। उन्हें एक शताब्दी से भी उन पुरानी परंपराओं को, या आप देखिए परंपराओं को तोड़कर आधुनिकता का अमली जामा पहना कर दुनिया के हर देश में आधुनिक खेल सुविधाओं का ढांचा तैयार करने की योजना पर काम कल ओलंपिक खेलों के प्रति युवा पीढ़ी को उत्साहित करना होगा, ताकि छोटे छोटे देश जिनमें पूर्ण विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का अभाव है वहां के खिलाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा पदक जीत सके। क्योंकि आज भी हम ओलंपिक आयोजन में पदक तालिका पर निगाह डालें तो 100 से ज्यादा सालों से सबसे ज्यादा पदक अपने झोली में डालने वाले प्रथम 10 देशों में पुनरावृत्ति ही हो रही है। इस सूची में कोई नया देश ज्यादा पदक जीतकर इनका तिलिस्म नहीं तोड़ पा रहा है। ऐसे में इन्हें ऐसी योजना पर काम करना होगा जिससे अन्य देशों में भी खेल सुविधाओं का विस्तार हो और वे भी प्रथम 10 में आने का दमखम दिखा सके। कोवेंट्री 2018 से 2021 तक थॉमस बॉक की अध्यक्षता वाली कार्यकारी बोर्ड में एथलीट प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना ओलंपिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक होगा, और जिसमें 8 साल का कार्यकाल है। इस कार्यकाल में इनके सामने कई और चुनौतियां होंगी, जिनमें खेल और वैश्विक राजनीति के बीच तालमेल बैठाना, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए एक सुगम मार्ग सुनिश्चित करना और 2036 खेलों के लिए मेजबान शहर का चयन करना। इस सूची में भारत और मध्य पूर्व के कुछ देश पहली बार इस आयोजन को अपने यहाँ कराने के लिए तत्पर हैं। हालांकि ग्रीस में अपने चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि मुझे चुनौती देना, रुकावटें हटाना पसंद है। मेरे जीवन में मेरे आसपास अविश्वसनीय महिलाएं रही हैं जिनके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपनी बेटियों के लिए ही नहीं, दुनिया की हर महिला के लिए एक मिसाल बनकर दिखाना चाहती हूँ। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रति नहीं है बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी है। वे चाहती हैं कि महिलाएं अपने भविष्य को देखें और माने कि कुछ भी असंभव नहीं है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर यह साबित करें कि हम भी किसी मायने में खेलों में भी कम नहीं है। कोवेंट्री को अगर अपना कार्यकाल बेहतरीन बनाना है तो उन्हें युवाओं को आगे लाने के लिए स्पष्ट नीति लानी होगी। युवा पीढ़ी को खेल से जोड़ने के लिए उनको आगे लाकर उनके साथ संवाद को थोड़ा आधुनिक बनाना होगा। उनके मंच पर यह कैसे दिखे इसके बारे में सोचना होगा। इसके लिए निश्चित है कि वे उत्साहित होंगे और कुछ बदलाव करने की उम्मीद पर काम करेंगे। निश्चित रूप से ओलंपिक के 125 से ज्यादा वर्षों के इतिहास में एक महिला का पहली बार अध्यक्ष बनना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। आशा करनी चाहिए कि क्रिस्टी कोवेंट्री खेलों की दुनिया में दुनिया की शीर्ष खेल संस्थान के प्रमुख बतौर अपनी से
और से आधुनिकता की इस दौड़ में ओलंपिक आंदोलन को भी खेलों के विकास के लिए अपनी बेहतरीन योजनाओं को बनाकर और ज़्यादा ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।